बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने जिस तरह से कमर कस ली है और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार माओवादियों से सरकार की मुठभेड़ हो रही है। सफलताएं भी मिल रही हैं, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस दौरान हर मुठभेड़ को हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है और दर्शकों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की है कि उन इलाकों में मुठभेड़ होती कैसी है, जिन इलाकों में कभी सरकार का पहुंच पाना काफी कठिन हुआ करता था। मेरे मन में ये सवाल क्यों आया, उस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। ऐसे इलाकों में घूमते घूमते कई बार हमारे हाथ माओवादियों के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगते हैं। ऐसे ही एक बार टेका मेटा के मुठभेड़ में जहां जोगन्ना को मारा गया था, जो कि 40 लाख के माओवादी थे, उस दौरान हमें कुछ दस्तावेज हाथ लगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। उस दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कभी समय रहा तो इस दस्तावेज के बारे में भी आपको रिपोर्ट के दौरान रिपोर्टिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दूंगा। आज उन दस्तावेजों को पढ़ते हुए कुछ इंटरेस्टिंग जो दस्तावेज है वो मेरे हाथ लगे, तो मुझे लगा आज इसी पे बातचीत करनी चाहिए और अपने दर्शकों के सामने एक सवाल और इस दस्तावेज को रखना चाहिए कि सरकार जो माओवाद को समाप्त करने का दावा कर रही है, क्या उतना सीरियस होकर लड़ पा रही है, या जमीनी स्तर पर अपने सैनिकों को उतना सीरियस कर पा रही है कि जितना सीरियस माओवादी अपनी लड़ाई को लेकर है। दरअसल जब टेका मेटा में 10 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया, हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया, तो हमारे सामने जो साक्ष्य नजर आए उसमें ये पता चला कि 6 माओवादी थे और जो चार थे उन पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो ग्रामीण थे, पूजा पाठ करके वापस लौट रहे थे। इस दौरान अलग अलग पहाड़ियों की छानबीन करते हुए हमें बहुत सारे दस्तावेज मिले। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ये दस्तावेज है जिसके ऊपर गोंडी में लिखा हुआ है कि एम्बुस मुठभेड़ खूना समीक्षा 2012 तक 2014 एवनल पश्चिम रीजनल। इसका मतलब है कि एम्बुस और मुठभेड़ की समीक्षा की गई है 2012 से 14 के बीच में जो मुठभेड़ें हुई हैं। तो मुठभेड़ को लेकर किस तरह की समीक्षा माओवादी करते हैं, ये अपने आप में जानना काफी जिज्ञासा भरा है। साथ ही साथ सरकार अपनी मुठभेड़ों को लेकर किस तरह से समीक्षा करती है, इन दोनों समीक्षाओं में क्या फर्क होता होगा, इस पर मेरे मन में कुछ सवाल आए, तो मुझे लगा ये भी आपके सामने रख दूं। दरअसल ये जो समीक्षा को लेकर एक छोटी सी किताब मेरे हाथ लगी है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि दिसंबर 2013 को दक्षिण के डीवीसीएम मीटिंग नॉर्थ के डीवीसीएम के साथ समन्वय करने का निर्णय हुआ था और ऊपरी कमेटी के फैसले प्रस्ताव तथा मीटिंग के प्रस्ताव तक उन्हें भेजने, नॉर्थ डीवीसीएम की समन्वय मीटिंग करके आने और उन्हें जुलाई माह में डीवीसीएम मीटिंग के लिए बुलाने के लिए लालसू के नेतृत्व में 7 लोगों की टीम भेजने का निर्णय हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने इस बारे में यह भी जिक्र किया है कि इस पूरे मीटिंग के दौरान एक पुलिस का जो मुखबिर है जिसका नाम है पप्पू गुप्ता, उन्होंने जो कभी माओवादियों का सप्लायर हुआ करता था। दरअसल होता यह है कि जो माओवादियों के सप्लायर होते हैं, पुलिस हमेशा उन पर विशेष निगाह रखती है, क्योंकि उनके माध्यम से वो माओवादियों तक पहुंच सकती है या माओवादियों के बहुत सारे लीडरों को या बहुत सारे उनके जो छोटे कैडर उन्हें गिरफ्तार करने में भी सफलता मिलती है या उनके माध्यम बड़े लीडरों तक पहुंचती है। तो पप्पू गुप्ता उनमें से भी एक रहे और पप्पू गुप्ता पर जब पुलिस ने अपनी पकड़ मजबूत की तो उन्हें अपना ही मुखबिर बना लिया, जिसका खामियाजा माओवादियों को उठाना पड़ा। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें पता चल गया था कि पप्पू गुप्ता पुलिस का मुखबिर हो गया है और उससे सामान नहीं लेना है, ना ही उससे किसी तरह का कोई सहयोग लेना है। इसको लेकर एक घटना भी हो गई जिसका इन्होंने अपने समीक्षा वाली किताब में जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि घटना दिनांक 17 फरवरी 2014 की है और घटना का विवरण है कि फर्जी मुठभेड़ में मुखबिर द्वारा धोखे से गाड़ी मिलाकर हत्या की गई। मतलब पुलिस ने मुठभेड़ जरूर बताया होगा इसको, लेकिन माओवादियों का मानना है कि वो जो पप्पू गुप्ता है, जो कि पुलिस के मुखबिर हो गए हैं, जो कभी माओवादियों के सप्लायर थे, उन्होंने धोखे से इन माओवादियों को अपने साथ गाड़ी में लेकर फिर उन्हें हत्या करवा दिया। इसमें नुकसान क्या क्या हुआ संगठन को? संगठन ने बताया कि उनके 7 साथी इसमें मारे गए, जिसमें कामरेड लालसू, जो कि डीवीसीएम है, डीवीसीएम बड़ा पद होता है माओवादी संगठन में। किसी दिन आपको माओवादियों के पूरे स्ट्रक्चर की भी जानकारी दूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ डीवीसीएम एक बड़ा पद होता है जिनके पास में AK-47 जैसे हथियार होते हैं, 8 लाख से ऊपर उन पर इनाम होता है। उनके अलावा कॉमरेड वीरू, कॉमरेड सुनील, कॉमरेड पुन्नी, कॉमरेड नवीन, कॉमरेड श्याम को, के और कॉमरेड राजेश, ये सारे 7 सदस्य उनके मारे गए। साथ ही साथ घटना स्थल में उनके हथियार क्या क्या गए? हथियार में एक AK-47, 2 SLR, एक स्टेन कार्बन, 2 8mm की बंदूक और एक 303 9mm का पिस्तौल
2 मोटरोला के वॉकी टॉकी और अन्य सामान। देखिए, होता यह है कि माओवादियों के जो संगठन में अगर उनके साथी मारे जाते हैं तो इसे तो वो अपना बड़ा नुकसान मानते ही हैं, लेकिन अगर उनके हथियार उनके हाथ से छीन लिए जाते हैं तो इसे और भी बड़ा नुकसान मानते हैं, क्योंकि जंगलों के अंदर बिना हथियार को लड़ाई लड़ नहीं सकते पुलिस के साथ, सरकार के साथ। ऐसे में हथियार का चला जाना उनका सबसे बड़ा नुकसान है। और यही वजह है कि कांगेर, जो दरभा डिवीजन में कांगेर एरिया कमेटी है, वहां पर जो कभी सचिव हुआ करते थे संजू, जब उनके हाथ से AK-47 जैसे हथियार बस्तर पुलिस ने छीन लिया तो उनके ऊपर भी अनुशासनात्मक जो कार्रवाई माओवादी संगठन ने किया और उन्हें यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पर भेज दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि माओवादियों के हथियार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे में AK-47 और SLR जैसे स्टेन कार्बन जैसे ऑटोमेटिक वेपन उनके हाथ से चला जाना एक बड़ा नुकसान। इसको लेकर उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स में, इस पत्रिका में, पुस्तक में समीक्षा लिखी है। समीक्षा में उन्होंने लिखा है कि कारण क्या है, गलतियां क्या हुई। लिखा है कि डिवीजन कमेटी की गलत कार्य पद्धति के परिणाम स्वरूप जो घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी डिवीजन कमेटी की है। कमेटी में पनप रही कमजोरियां, जनवादी केंद्रीयता का सही पालन नहीं करना और आपसी समन्वय और सामूहिक नेतृत्व और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का पालन नहीं करना। साथ ही साथ उदारवाद और व्यक्तित्ववाद इन कमजोरियों के कारण गुप्ता को समझ नहीं पाए और गलत पद्धति को अपनाए। मतलब पद्धति से अलग आप गए, अपनी रणनीति पद्धति से अगर आप जैसे अपने स्ट्रक्चर से बाहर जाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने समीक्षा में किया है। यह कमेटी की राजनीतिक कमजोरी को भी उजागर करता है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि ऊपरी कमेटी के मना करने के बाद भी उन्होंने गुप्ता से संपर्क साधा। गुप्ता के संपर्क में पत्र द्वारा क्लियर सिग्नल मिलने के बाद भी साथियों को ठोस सूचना देने का प्रयास किया जाना था, जो नहीं किया गया। निचली कमेटी और DVC के बीच में समन्वय का अभाव है। DVCM जो होते हैं उसके नीचे भी जो कमेटियां होती हैं, पंचायत स्तर की और अलग अलग स्तर की, उनके बीच में समन्वय की कमजोरी, तभी ऊपर की सूचना नीचे नहीं पहुंच पाई कि गुप्ता से दूर रहना है। गुप्ता एक उदाहरण है यहाँ पर। और अगर समन्वय की कमी है तो आप इतने बड़े संगठन को कैसे चलाएंगे, इस बात का जिक्र उन्होंने कहा है। साथ ही ये भी लिखा है कि इस कारण गुप्ता के संदर्भ की जानकारी, जो मैंने पहले कहा, AC और PPC के पास रहते हुए भी DVC में रिपोर्ट या चर्चा नहीं होती। यह DVC की जिम्मेदारी, सारा जो जिम्मा है वो DVC का, कि DVC एक बड़ा पद होता है, जैसा मैंने पहले बताया। नीचे उन्होंने लिखा है सबक, कि सबक क्या मिलता है इस गलती से, जो गलतियां की, जो नुकसान हुआ, हथियार चले गए, बड़े बड़े साथी चले गए। ये इससे सबक मिलता है कि DVC कमजोरियों से बाहर आने का गंभीर प्रयास करना। जो DVC के पद पर हैं उनके लिए एक समीक्षा, एक सबक है कि आपको गंभीर प्रयास करना इस तरह की लापरवाही और कमजोरियों से बाहर आने के लिए। साथ ही साथ जो सारे सप्लाई लिंक हैं उनकी समीक्षा करो, जिनसे भी आप सप्लाई का काम लेते हैं, अपने जरूरतों का सामान लेते हैं, उनको समीक्षा करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके लिए सामान तो ला रहे हैं लेकिन वो पुलिस के संपर्क में आ गए हों। और बिना कमेटी की अनुमति से व्यक्तिगत लिंक बिल्कुल भी नहीं रखना। आप अपना व्यक्तिगत कोई व्यवहार नहीं बनाएंगे। इस तरह का सबक माओवादियों ने अपने इस पत्र में लिखा है। साथ ही लिखा है कि कमांड 5 पॉइंट समीक्षा किए हैं। वह सही है कि भरते समय लापरवाही को ठोक ठोक कर भरना, नियमों को पालन नहीं करना, इसमें कमांड में मौजूद नेतृत्वकारी को मुख्य रूप से योजना बनाने की गंभीर लापरवाही है। उक्त नेतृत्व में मौजूद सैनिक दृष्टिकोण की कमजोरी सामने आई। इस कारण सैनिक अनुशासन और सतर्कता नहीं है। क्लेमोर भरने की ठोस रूप से जवाबदारी देना, हेडक्वार्टर में नहीं भरना था, टीम सेलेक्ट कर डेरा से बाहर भरना था, धूप के समय नहीं भरना था, इस विषय को ध्यान में रखना था। भरते समय सभी बारूदों को एक जगह लाकर नहीं भरना था, जितना आवश्यकता है उतना ही लाकर भरना था। और जो कॉमरेड मारे गए हैं, जिसमें सुरेश को अंतिम संस्कार करते समय श्रद्धांजलि देना था। और सिद्धांत, परिस्थिति और प्रैक्टिस का संबंध होता है। प्रैक्टिस की गलती पद्धति राजनीतिक कमजोरी का ही प्रतीक है। इसलिए उपरोक्त कमांड और गोंदिया DVC इससे सबक लेकर कमजोरियों से बाहर आने का गंभीर प्रयास करे। देखिए, मुझे लगता है किसी घटना का है, कई बार ऐसी घटनाएं आपके सामने आती हैं कि कई माओवादियों की मौत हो जाती है। वो ID बम प्लांट करते वक्त खुद ही उसकी चपेट में आ जाते हैं, जद में आ जाते हैं, या बम बनाते वक्त, या कारतूस बनाते वक्त, या भरमार बंदूक में बारूद भरते वक्त कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि उनसे गलती होती है, विस्फोट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। उसका जिक्र किया है कि किस तरह से बारूद का इस्तेमाल करना है, कैसे दूर रहना है, कैसे सभी को सुरक्षित रखते हुए काम करना है। और जो शहीद हुए उनके साथी, उनके अनुसार जो कॉमरेड सुरेश हैं, मतलब उनकी मौत हुई होगी किसी तरह की लापरवाही में, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उसका भी बहुत बारीकी से इसमें जिक्र किया गया है। और इस तरह से ये पूरा किताब है। इसमें पूरी तरह से जो 12 अगस्त 2014 को भी जो एक मुठभेड़ हुआ, इसमें भी इन्होंने कहा है कि
डेरा की तरफ वापस आते समय हमारे छोटे बेच का पीछा करके डेरा डालकर फायरिंग किए। इसमें कॉमरेड कबड़ा, कॉमरेड सोनू शहीद हुए और एक SLR, एक 303 हथियार चला गया। इस समय दुश्मन की आहट होने पर भी लापरवाही से एक जगह बैठकर मद खा रहे थे। मद कोई खाने का सामान होगा इनका, शहद को भी मद कहते हैं। जो भी दुश्मन दिखने के बाद कमांडर ने कमांडिंग करते हुए सब कवर में जाकर दुश्मन से मुकाबला करते हुए फायर तरीके से रिट्रीट होना था। सैनिक अनुशासन और सतर्कता की कमजोरी है। इस किताब को पढ़ने के बाद और इसमें जिस चीज का जिक्र किया है उन्होंने और जिस तरह से उन्होंने समीक्षा की है, तो इसको पढ़ने के बाद मेरे जहन में सवाल आया। मुझे लगा कि सवाल उठाना चाहिए और इस बात को रखना चाहिए कि देखिए, माओवादी सरकार से लड़ रहे हैं, बहुत कम साधन संसाधन में जंगलों में रहने के बाद लड़ रहे हैं और सरकार इतनी मजबूत है, उन्हें चारों तरफ से घेर के समाप्त करना चाह रही है। लेकिन इसके बावजूद माओवादी सरकार को कभी कभी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े नुकसान में पुरानी कई घटना है, ताड़मेटला की घटना है, झीरम की घटना है, अभी हालिया में हुए जो अरनपुर की घटना है या मिनपा की घटना है, और इस तरह से बुरकापाल की घटना है। कहीं 22 जवान, कहीं 17 जवान, कहीं पूरे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और कहीं 10 DRG के जवान, बहुत सारे जवान शहीद हुए। बड़ा नुकसान माओवादियों ने पहुंचा है। क्या ऐसे नुकसान जब जवानों को होता है, जब सरकार को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, पुलिस प्रशासन को झेलना पड़ता है, उससे सरकार कितना सबक लेती है? माओवादियों से मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप किसी से युद्ध लड़ रहे हैं तो आपको अपने दुश्मन से या अपने विपक्षी पार्टी की कमजोरियों के साथ साथ उसकी मजबूती का भी भान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी विपक्षी पार्टी या आपका दुश्मन किस किस मुद्दे पर आपसे कितना ज्यादा मजबूत है। मुझे लगता है कि माओवादी अपने द्वारा की गई हर गलती की बहुत बारीक समीक्षा करते हैं और न केवल समीक्षा करते हैं बल्कि उसे इस तरह से पत्रिकाओं में छापकर अपने आखिरी कैडर तक पहुंचाते हैं। इसमें हिंदी में भी लिखा गया है, साथ ही साथ तेलुगु में लिखा गया है और गोंडी में भी लिखा गया है। तो तीनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तीनों भाषा में उनकी समीक्षा की गई है, आप देख रहे हैं। और जिसे जो समझ में आए, जिसे गोंडी समझ में आए उसे गोंडी में, जिसे हिंदी समझ में आए उसे हिंदी में, जिसे तेलुगु समझ में आए उसके लिए तेलुगु में समीक्षा लिखी गई है। और आखिरी कैडर तक इस बात को बताया जा रहा है कि कौन सी गलतियों के कारण उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार के द्वारा क्या इस तरह की समीक्षा की जाती है? अगर की भी जाती है तो बड़े स्तर के अधिकारियों के द्वारा समीक्षा बंद कमरे के अंदर की जाती है। उससे जो सीख ली जाती है उसे जमीन पर कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है ये तो पता नहीं, क्योंकि इसको कोई प्रमाण मेरे पास है नहीं। इस पर किसी अधिकारी से बातचीत करूंगा, अगर वो सुरक्षा का हवाला देकर नहीं बताए तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने किसी इस पर विस्तार से जानकारी दी तो उस पर अलग से रिपोर्ट जरूर बनाए जाएंगे। लेकिन जितनी भी घटनाएं बस्तर में हुई है जिसमें बड़ा नुकसान जवानों को उठाना पड़ा है, अरनपुर की घटना मुझे याद आ रही है, दंतेवाड़ा में भी कुछ समय पहले हुई थी, जिसमें एक ही गाड़ी पर जवान ऑपरेशन पे गए थे और दूसरे दिन उसी गाड़ी से वापस लौट रहे थे, जिसकी जानकारी जवानों की पुलिस नक्सलियों को मिल गई थी और माओवादियों ने बहुत आराम से दिन दहाड़े उस गाड़ियों को निशाना बनाया और 3-4 गाड़ियों के बीच से उस गाड़ी को चिन्हांकित किया जिसमें जवान थे। उन्होंने उस गाड़ी को चिन्हांकित नहीं किया जिस गाड़ी में जवानों के साथ एक घायल माओवादी था, उसे छोड़कर उस गाड़ी को निशाना बनाया जिस गाड़ी में केवल जवान थे और उन्होंने बहुत आसानी से उसे ब्लास्ट किया और 10 जवान शहीद हो गए थे। तो इस तरह की घटनाओं को माओवादी अंजाम देते हैं। और एक किसी सीनियर IPS ने मुझसे कहा था कि जवान जब भी लापरवाही करते हैं तब उन्हें उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। और माओवादी बहुत आराम से, बहुत धैर्य से इस बात का इंतजार करते हैं, 1 दिन, 1 महीने और 1 साल और उससे भी ज्यादा समय तक, कि कब तक जवान लापरवाही नहीं करेंगे। और जहां जवान लापरवाही करते हैं उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है और माओवादी वहां पर अटैक कर जाते हैं और नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने नुकसान, अपनी लापरवाही का बारीकी से समीक्षा नहीं करते, और करते भी हैं तो सिपाहियों तक उस बात को इल्म करने के लिए या उस बात को आगे अनुशासनात्मक तौर पर उतारने के लिए उस पर जोर नहीं देते। ये कुछ गलतियां मुझे लगता है जवानों के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा होती हैं। ये मेरे जहन के सवाल थे। इन दस्तावेजों को देखकर ये भी समझने में आ रहा है कि माओवादी अपने संगठन को जो संचालित कर रहे हैं तो कितनी बारीकी से वो लोग काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज था, मुझे लगा इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, इसलिए इस रिपोर्ट को मैंने तैयार किया है। वीडियो पसंद आया और लगे कि वाकई में जानने वाली जानकारी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि हम तथ्यात्मक बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर बातचीत कर रहे हैं और सत्यापित दस्तावेज के साथ बातचीत कर रहे हैं,
तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।